गाजा में तबाही है कि रुकती ही नहीं। सीजफायर के दावों के बावजूद फिर वही मिसाइलों की धमाक, फिर वही बमों की बारिश और गाजा की जमीन एक बार फिर खून और मलबे से ढकी हुई है। हर धमाके के बाद उठता धुआं, हर चीख के बाद फैलती खामोशी, ये बात सीधे सीधे बताती है कि गाजा आज भी जंग के सबसे भयावह मोर्चे पर खड़ा है। गाजा एक नाम, लेकिन असलियत में एक नरक। वो सीज फायर जो कागजों पर हुआ था, वो उम्मीदें जो जगी थी, वो हर राहत जो चाहिए थी, उसे धूर्तता से फाड़ दिया गया। क्योंकि जमीन पर अभी भी वही मिसाइलें गिर रही हैं, वही धमाके हो रहे हैं, वही मौत फैला रही है और सबसे दर्दनाक वही इंसान जिसकी कोई गलती नहीं। बस पाया था कि आज शांति की खबरें सुनेंगे, लेकिन गाजा के आकाश से फिर मौत की बारिश हो रही है। हाँ, समझौता हुआ था, एक सीज फायर, लेकिन वो सिर्फ कागजों का था। असलियत कुछ और ही दिख रही है। उदाहरण है ताजा आंकड़ा। सीज फायर लागू हुए कई महीने बाद भी गाजा में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो शुरुआत में 60,000 बताई जा रही थी, वो अब 72,000 के पार पहुंच चुकी है। मतलब शांति की डिक्लेरेशन के बावजूद दहशत, मौत, बर्बादी जारी है। सीजफायर हुआ शर्मनाक सीजफायर जो सिर्फ कागजों पर था, क्योंकि जमीन पर अब भी वही बम गिर रहे हैं, वही मिसाइलें आ रही हैं, वही लाशें मिल रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सीजफायर के झूठे वादों के बीच गाजा की हकीकत और उस नरक का मंजर जिसमें हर रोज जिंदगियां धुएं में बदल रही हैं। एक समझौता हुआ था, एक शांति की डील बनी थी, लेकिन वो डील रुकावट बनकर टूट पड़ी है और अब कहानी दो मोड़ ले चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि हमास के लड़ाके जो राफा की सुरंगों में बंद थे, उन पर हमला हो रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 40 लड़ाके ढेर हुए और सैकड़ों लड़ाके अब भी कई सुरंगों में फंसे हैं। लेकिन उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बंद कर दिया गया। इसने सीजफायर की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर शांति थी तो यह हमला कैसे हुआ? अगर समझौता था तो सुरंगों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता क्यों बंद कर दिया गया? क्या यह हमला सिर्फ जंग का नहीं, ये धोखे का चेहरा है? ये वो चेहरा अब पूरी दुनिया देखने को मजबूर है। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इंसानियत का। 72,000 से ज्यादा मौतें। वो सिर्फ आंकड़े नहीं, हर मौत एक कहानी है, एक परिवार है जो बिखर चुका है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो आशाएं जो गाजा के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए जगी थी, अब राख हो चुकी है। क्योंकि बम गिर रहा है बाजारों पर, पानी और खाद्य वितरण केंद्रों पर, स्कूलों के पास, नागरिक इलाकों में जहां मासूम लोग भी खड़े थे, उम्मीद के साथ। हर हमले ने न सिर्फ एक इमारत बल्कि इंसानियत को हराकर किसी बेबस, डरती हुई जान पर वार किया है।
और ये बमबारी सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। गरीबी, जरूरत, भूख सब कुछ निशाने पर हो गए। गाजा में पानी, बिजली, अस्पताल और खाने का इंतजाम सब ढह चुका है। सीज़फायर आया था, लेकिन मदद का पहिया कभी सही तरीके से नहीं चला। याद रखिए, युद्ध सिर्फ गोलियां, रॉकेट का नाम नहीं है। युद्ध है भूखे बच्चों की चीखें, बंद अस्पताल, बिना दवाई और बर्बाद होती जिंदगियां। अब जो कहा जा रहा है कि वो पुनर्निर्माण की बातें हैं, गाजा का भविष्य, एक अंतरिम प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और शायद एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की राह। कुछ समझौते हुए थे, लेकिन समझौता टूट चुका है। वादा हुआ था, लेकिन बम अभी भी गिर रहे हैं। गाजा का भविष्य कागजों पर लिखा वादा बनकर रह गया, क्योंकि असलियत आज भी धुएं, बदबू, मौत, बिखरी जिंदगियां से भरा है। गाजा अब सिर्फ एक भूगोल नहीं रहा, गाजा बन गया है मौत की चिता, गाजा बन गया है एक चीख, गाजा बन गया है हमारी इंसानियत का दर्द। और अगर हम चुप हो जाएं, अगर हम आंसू पोंछ लें, अगर हम आंकड़ों में खो जाएं, तो मतलब है हमने अपनी संवेदनशीलता खो दी है। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम सुनेंगे, अगर हम आवाज बनेंगे, तो शायद वो बच्चे जिनकी मौत हुई है, उनकी माओं की पुकार, उन बुजुर्गों की बंद सांस कुछ मायने तो रखे। क्योंकि जब इंसानियत मर जाती है तो सिर्फ गाजा नहीं मरता। क्या हम सिर्फ आंकड़ों में जीना चाहते हैं, या उन आंसुओं में, उन चीखों में, उन मिट्टी के ढेरों में, उन बिखरी जिंदगियों में जिनकी कोई कद्र देख पाएंगे? गाजा आज फिर जल रहा है, लेकिन उसकी आग सिर्फ वहां नहीं जहां बम गिर रहे हैं। यह आग फैल रही है हमारी संवेदनाओं पर। शांति सिर्फ नाम नहीं चाहिए, हकीकत चाहिए, इंसानियत चाहिए, इंसाफ चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना, क्योंकि जो मरा वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक इंसान था। इजरायली सेना की दलील बिल्कुल अलग है। वो कहती है, हमने हमला सिर्फ उन लोगों पर किया जो संदिग्ध गतिविधि करते हुए सैनिकों के करीब आए थे। इजराइल का साफ कहना है कि हमारे टारगेट सिर्फ हमास है, ना कि बच्चे, न आम नागरिक। लेकिन गाजा के अस्पतालों में जो शव पहुंच रहे हैं, उनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी बयान कुछ और हकीकत कुछ। और अब कहानी का असली ट्विस्ट, दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल कहता है कि हम पर फायरिंग हुई इसलिए जवाब दिया। हमास कहता है कि हम पर बिना उकसावे के हमले हुआ। इजराइल ने सीज फायर तोड़ा। सच कौन कह रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है।
लेकिन इतना साफ है कि सीज फायर सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान में आज भी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया इस वक्त परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। एक ऐसी चाल चली जा रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक, यानी अमेरिका से लेकर पूरे नाटो देशों के मुख्यालयों में हड़कंप मचा दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा बटन दबा दिया जिसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस में सुनाई दे रही है। रूस अपने सबसे वफादार दोस्त यानी कि बेलारूस को 10 न्यूक्लियर हथियार सौंपने जा रहा है। जी हां, परमाणु बम जो अब तक मॉस्को के पास थे, वो अब नाटो की सरहद पर तैनात होने जा रहे हैं। दुनिया जिसे यूक्रेन का युद्ध समझ रही थी, पुतिन उसे अब तीसरे विश्व युद्ध की बिसात में बदल चुके हैं। अमेरिका दुनिया भर में पाबंदियों का हंटर चलाता रह गया, लेकिन क्रेमलिन के मालिक ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसे रोकना अब सुपर पावर ट्रंप प्रशासन के बस में नहीं। रूस का सबसे भरोसेमंद, सबसे पक्का और सबसे खतरनाक साझेदार बेलारूस अब परमाणु शक्ति से लैस होने जा रहा है। खबर पक्की है, मुहर आधिकारिक है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद कबूल किया है कि उसके सैनिकों को स्पेशल न्यूक्लियर ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी वैज्ञानिक रात के अंधेरे में बेहद खुफिया तरीके से बेलारूस के फौजियों को परमाणु बम ऑपरेट करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी होगी, मॉस्को 10 घातक परमाणु हथियार सीधे बेलारूस की धरती पर लैंड कर जाएंगे। ये अमेरिका के दोहरे मापदंड की सबसे बड़ी हार है। वॉशिंगटन अपनी पूरी ताकत लगाकर ईरान को न्यूक्लियर डील के जाल में फंसाए रखना चाहता था। पाबंदियां लगाकर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकता रहा, लेकिन अमेरिका की नाक के नीचे यूरोप की छाती पर पुतिन ने परमाणु बमों की नई फैक्ट्री खोल दी। साल 2023 में जब पुतिन ने पहली बार बेलारूस को परमाणु हथियार देने का ऐलान किया था, तब दुनिया ने इसे सिर्फ एक गिदड़ भभकी समझा था। उस वक्त बेलारूस ने चुपके से अपने संविधान को बदल डाला, अपनी नो न्यूक्लियर पॉलिसी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, और अब साल 2026 में वो कागजी धमकी हकीकत में तब्दील हो चुकी है। सिपरी के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है। पांच 5000 से ज्यादा परमाणु बम, इनमें शैतान 2 यानी कि RS-28 सरमट, RS-24 यार्स और टोपोल M जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। और अब इस जखीरे में से 10 परमाणु बम बेलारूस को मिलने जा रहे हैं। पहले पुतिन ने कहा था कि इन हथियारों का रिमोट कंट्रोल सिर्फ मॉस्को के पास होगा, बेलारूस की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन अब बेलारूस की फौज को मिल रही न्यूक्लियर ट्रेनिंग ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन का ये दावा झूठा साबित हो चुका है। अब रिमोट कंट्रोल भले ही पुतिन के पास हो, लेकिन उंगली बेलारूस के सैनिकों की भी हो सकती है।
आखिर पुतिन ने बेलारूस को क्यों चुना? इस भूगोल को समझिए। बेलारूस कोई आम देश नहीं है, ये यूरोप के दिल में रूस का एक सैन्य अड्डा है। बेलारूस की सीमाएं 3 तरफ से नेटो देशों पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से मिलती है और दक्षिण में इसकी 1000 किलोमीटर से लंबी सीमा सीधे यूक्रेन से टकराती है। पुतिन के चाल को समझिए। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती का मतलब है नेटो की दहलीज पर मौत का सामान रख देना। पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देश अब सीधे रूस के शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलों की जद में आ जाएंगे। पुतिन सिर्फ बेलारूस को हथियार नहीं दे रहे, बल्कि वो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने दावा किया कि रूस एक ऐसी मिसाइल तैनात करने जा रहा है जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक हो सकती है।